जीएसटी लागू करने वाला भारत जो बना है वो भारत है ना भाई 161वां देश है। और सबसे पहले ये फ्रांस ने लागू कर दिया था अपने यहां पर। फ्रांस ने जीएसटी लागू करा था 1954 में। हालांकि ये सारी चीज तुम्हें आगे जाकर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है भाई, मैं फिर भी तुम्हें एक बार बेसिक यहां पर तैयार कर रहा हूं। तो भारत ने 161वां देश है, अब तक 175 से ज्यादा देश तैयार कर चुके हैं जीएसटी को, और उनमें से बहुत सारों ने बंद भी कर दिया है। तो अब तक 175 से ज्यादा देशों ने लगाया और बहुत सारों ने बंद भी कर दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ आगे। पूरा नाम है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वस्तु एवं सेवा कर या फिर वस्तुएं एवं सेवाएं कर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ज्यादातर तो वस्तु एवं सेवा कर के नाम से ही पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके भाई, घरेलू उपयोग के लिए बेची जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाओं पर लगने वाला, है ना भाई, ध्यान रखोगे, वार्ष मूल्य वर्धित कर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो ये लगने वाला जो घरेलू वस्तुओं के लिए बेची जाने वाली मूल्य वाली वस्तुएं उन पर लगने वाला ये जीएसटी है। ठीक है, अब हमने ये कहानी अपनी देख ली। जो जीएसटी नंबर होता है उसको बोलते हैं जीएसटी आईएन। अच्छा, जीएसटी आईएन जो नंबर है वो 15 अंकों का होता है, डिजिट कोड होता है वो। ठीक है, यह हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को दिया जाता है। जो भी रजिस्टर्ड होता है जीएसटी के थ्रू उसको एक जीएसटी नंबर मिलता है। ओके, जीएसटी नंबर जो ये 15 अंकों का है वो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, है ना, ध्यान रखोगे। शुरू में आपको 2 अंक देखने को मिलेंगे, फिर आपको यहां पर ऐसे देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5, अगले अंक ऐसे देखने को मिलेंगे, फिर आपको कुछ अंक ऐसे मिलेंगे। अच्छा, ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी बस ये देखो कि हाँ जी सर, ये आपको शुरू में 2 अंक मिले, फिर बीच में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें एबीसीडी और नंबर मिक्स हो, तो बीच में आपको ऐसे मिलेंगे, आगे जाकर आपको ऐसा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए ये है। ठीक है, तो 15 अंक होते हैं कुल मिलाकर। अब 15 अंक में ये देखते हैं कि शुरू के अंक क्या दर्शाते हैं। जीएसटीआईएन स्ट्रक्चर 15 डिजिट एक्सप्लेन को करते हैं। पहले 2 अंक वो राज्य के कोड को दर्शाते हैं। जैसे मान के चलो आप एक जीएसटी पे करते हैं सरकार को, तो आपको जीएसटीआईएन नंबर मिला हुआ है। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य का सरकार ने कोड बना रखा है, तो वो शुरू के जो नंबर होंगे ना 2, वो राज्य के कोड को दर्शाएगा। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश का कोड हो गया 09, तो उत्तर प्रदेश का 09 दर्शाया जाता है शुरू में। तो यहां पर देखो 2 नंबर है ना, जैसे अब 2 नंबर है वे ये दर्शाते हैं कि किस राज्य में रजिस्टर्ड है बंदा, है ना भाई, किस राज्य का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी का। ठीक है, तो शुरू के 2 अंक ये दर्शाते हैं, याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले जो 10 नंबर है वो उसका पैन नंबर दर्शाते हैं, वो उसका पैन कार्ड नंबर दर्शाते हैं। ठीक है भाई, ये परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो अगले आपको ये 10 नंबर देखने को मिलते हैं ना, उसमें वो आपको पैन नंबर दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो आपको यहां पर अगले 10 नंबर देखने को मिल रहे हैं ना, ये है ना भाई, जो मैं आपको बता रहा था यहां पर, ये जो बीच के 10 नंबर हैं ये पैन नंबर दर्शाते हैं, पैन नंबर हमेशा ध्यान रखेगा। ये जो 10 है ये पैन नंबर है। तो शुरू के 2 राज्य नंबर को दर्शाते हैं कि किस राज्य में रजिस्टर्ड है बंदा, अगले 10 पैन नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया यहां पर, आ जाओ आगे। अब इनमें से जैसे ये पैन नंबर है, शुरू के जो 5 है 1 2 3 4 5, ये शुरू के 5 नंबर क्या दर्शाते हैं, अक्षर होते हैं, ये अक्षर याद रखना। जैसे ए बी सी डी ई, शुरू के 5 अक्षर होते हैं। ओके, बीच के जो 4 होते हैं फिर मतलब बाद के 4 आगे के वे संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4। फिर जो आखिरी है फिर वो अक्षर रहेगा, जैसे कि एफ। ऐसे आप ध्यान रखना। तो पेन में भी हमेशा ध्यान रखना, जब वो पेन कार्ड नंबर लिखा हुआ है ना कहीं पर भी, उसमें शुरू में 5 ABCDE ऐसे रहते हैं, फिर आखिरी जो 4 है उसमें यानी कि जो आपका 6वां 7वां 8वां 9वां नंबर है वो संख्या होती है, और फिर आखिर में जो 10वां है वो फिर से अक्षर हो जाएगा, यानी कि एफ हो गया, जेड हो गया, कुछ भी हो गया जो आप लिखोगे, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर पे है लास्ट में।
मतलब व्यक्ति कंपनी की पहचान हो गई है, या फिर या तो ये किसी व्यक्ति की पहचान हो गई या फिर ये कंपनी की पहचान हो गई जो हमारा पैन नंबर होता है। तो यानी कि हमें यह याद रहेगा कि शुरू के 2 नंबर जीएसटीआईएन में वो राज्य का कोड हो गए और बाद के आगे अगले वाले जो 10 नंबर हैं वो एक पैन नंबर हो गया। और पैन नंबर में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया अंदर से कि पैन नंबर में भी शुरू के 5 जो नंबर होंगे वो ABCDE ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगले जो 4 होंगे वो संख्या होगी कोई 1 2 3 4, फिर आखिरी का फिर से आपको एक अक्षर देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ये भी हो गया। अब एक बात बताओ, हमने यहां तक तो देख लिया, जीएसटीआईएन नंबर को कहां तक देख लिया? वो ये देख लिया कि शुरू के 2 नंबर देख लिए जो राज्य को दर्शा रहे हैं, फिर बाद के 10 नंबर देख लिए हमने, बाद के 10 नंबर, तो टोटल कितने हो गए? 10 और 2 12 हो गए, और जीएसटी होता है 15 का। तो अब हम 13वां देखने चलेंगे कि जीएसटी में जो 13वां अंक होता है वो क्या होता है। 13वां अंक होता है इकाई संख्या, यानी कि एंटिटी नंबर होता है। 13वां जो आएगा ना जीएसटी में वो एंटिटी नंबर आता है। आ जाओ यहां पर, जैसे यहां पर देखो जीएसटी में ये जो 1 लिखा हुआ है 1, तो ये 1 क्यों लिखा हुआ है? ये 13वां नंबर 1 क्यों है? ये 13वें नंबर पर यहां 1 क्यों है? तो आओ इसको पढ़ के आते हैं कि सर जीएसटी में जो ये 13वां नंबर होता है ये क्यों होता है। जीएसटीआई नंबर में 13वां अंक किसी राज्य का, किसी एक राज्य के भीतर एक ही पैन नंबर पे पंजीकृत व्यवसाय की इकाई संख्या या पंजीकरणों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि वो जो 1 लिखा हुआ है ना वो इस वजह से लिखा हुआ है कि किसी एक राज्य में एक पैन कार्ड पर एक ही जीएसटी नंबर है, वो इस वजह से 1 लिख रहा है। अगर किसी एक राज्य में किसी पैन नंबर पर 2 जीएसटी हो जाते तो, अब पढ़ते हैं आगे, यदि किसी कंपनी का एक ही राज्य में एक ही पैन से केवल एक रजिस्ट्रेशन है तो 13वां अंक आमतौर पर 1 होता है। और यदि उसी राज्य में एक ही कंपनी में 3 अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो 13वां अंक 3 हो सकता है ना भाई, ध्यान रखोगे। ऐसे ही अगर 4 है तो 4 हो सकता है, 5 है तो 5 हो सकता है, 2 है तो 2 हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपने दर्शाना है। जो 13वां है ना, तो 13वां जो 1 2 3 4 वो जो दर्शा रहा है वो इसलिए दर्शा रहा है 13वां अंक। 13 तक पहुंच गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखोगे आराम से। तो एक बार मैं और आपको रिकॉल करा दूं, शुरू के 2 नंबर राज्य को दर्शाते हैं, फिर आगे के 10 नंबर पैन नंबर होता है ना भाई, पैन नंबर होता है। फिर अगला जो 10 और 2 12 हो गए, जो 13वां होता है वो ये दर्शाता है एंटिटी नंबर को कि एक पैन कार्ड पे एक राज्य में एक ही जीएसटी नंबर है या नहीं है, ये दर्शाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा 13। अब बचे 14 और 15 को देखते हैं। 14वां अंक होता है डिफॉल्ट जेड, हमेशा जेड ही रहता है, यह एक फिक्स डिजिट है, वो जेड ही लिखा रहेगा 14वां अंक, हमेशा ध्यान रखना। आ जाओ यहां पर, जैसे इसमें जेड लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है ना जेड, काम खत्म। 14वां हमेशा जेड होता है। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ आगे, 15वां अंक। 15वां अंक होता है चेक कोड, यानी कि यह एरर डिटेक्शन के लिए होता है। सिस्टम वेरीफाई करता है कि जीएसटीआईएन सही है या नहीं है, ये इसलिए लिखा होता है। समझ गए कि हाँ भाई जीएसटीआईएन नंबर सही भी है या नहीं है, समझ गए। एरर डिटेक्शन के लिए है बस, और कुछ लिए नहीं है, बस काम खत्म कि भाई हमारा जीएसटीआईएन सही है या नहीं है, ये एरर डिटेक्शन के लिए होता है। ओके, खत्म। अब मैं आपको याद करवाऊं, जीएसटीआईएन शुरू के जो 2 अंक होते हैं वो क्या होता है? किसी राज्य का कोड होता है, राज्य का कोड। फिर अगले 10 जो होते हैं वो पैन नंबर होता है। 10 और 2 12 हो गए। जो 13वां होता है वो ये बताता है, एंटिटी नंबर को दर्शाता है वो 13वां, कि किसी एक राज्य में एक पैन कार्ड पर एक ही जीएसटी नंबर चल रहा है, उससे ज्यादा चल रहे हैं। अगर एक चल रहा है तो 1 लिख देंगे 13वां अंक, 2 चल रहा है तो 2, 3 लिख देंगे 3 चल रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर 14वां जो है वो जेड होता है, वो फिक्स होता है 14वां जेड। और फिर 15वां होता है, ध्यान रखोगे, अंक चेक करने के लिए कि भाई जीएसटीआईएन नंबर सही भी है या नहीं है। 15 अंक ऐसे होते हैं जीएसटी में। खत्म, हमेशा बताए रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये सारी चीज यहां पर चेक कर ली।
तो जीएसटी नंबर कितने का हो गया? 15 का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जीएसटी में आगे आए। अब देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे आपने ये अभी देखा है, ये 15 अंक का जीएसटी नंबर देख लिया। जैसे 09 शुरू के 2 नंबर जो हो गए ये स्टेट का हो गया, जैसे यूपी का कोड 09 हो गया, ये दर्शाते हैं। फिर अगले 10 नंबर क्या दर्शाते हैं? पैन कार्ड नंबर दर्शाते हैं। ठीक है भाई। फिर अगला जो होता है वो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जो 13वां अंक है, वो ये देखेगा कि एक पैन कार्ड पर एक राज्य में एक ही जीएसटीआईएन नंबर है या फिर 2 या फिर 3 है। ठीक है भाई, अगर एक है तो एक ही आएगा 13वां अंक। फिर 14वां अंक जेड होता है, हमेशा ध्यान रखो। जो 15वां अंक है वो ध्यान रखोगे, वो डिजिट होती है 1, है ना, वो ये दर्शाती है 15वां अंक के जीएसटीआईएन नंबर सही है या गलत है। ओके, एग्जाम के लिए याद रखने की ट्रिक हमेशा याद रखना, आसान सा तरीका, पहले 2 स्टेट, 10 पैन, एक एंटिटी, एक जेड, एक चेक कोड, 15 नंबर हो गए। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। कितना ही डीपली पूछ ले, कितना ही कुछ कर ले। ठीक है, अब आते हैं अगले पर। अब अपना वापस से जीएसटी पर आते हैं। 2014 में 122वां विधेयक बिल बना था जीएसटी, हमारी सरकार ने बना दिया था। ओके, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ना तो माल बनाने वाले पर लगता ना बेचने वाले पर, जो खरीद रहा है उस पर लगता है, यानी कि अप्रत्यक्ष है ना भाई, अप्रत्यक्ष है। और जो खरीद रहा है उस पर लगता है, खरीद रहा है जो उस पर लगता है। जीएसटी बिल जो था वो 122वां, ध्यान रखोगे क्या बन गया था, है ना भाई, ये ध्यान रखोगे, ये बिल पेश हुआ था संसद में, और ध्यान रखना 101वां पास होकर बना। यानी कि संसद में अभी भी कुछ ऐसे बिल हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ये 122वां नंबर बन के पेश हुआ, और ध्यान रखना 101वां बन के पास हो गया। यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे 21 ऐसे बिल हैं जो संसद में पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब वो पास होते रहेंगे तो वो धीरे धीरे क्या बनते रहेंगे? एक्ट बनते रहेंगे, कानून बनते रहेंगे। तो ये 122वां पेश होकर गया और 101वां पास होकर बाहर निकला। ठीक है भाई, 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं जीएसटी में। कितने हैं? 17। यानी कि पहले ना अलग अलग 17 इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। सरकार ने सोचा कि यार इतने सारे नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक जीएसटी बना देते हैं, इन सब का निचोड़ एक जीएसटी है, तो एक जीएसटी बना दिया। 17 प्रकार के जीएसटी को, मतलब 17 प्रकार के, ध्यान रखोगे, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में। जीएसटी दिवस ये 1 जुलाई 2000, ध्यान रखना 1 जुलाई को मनाया जाता है, और जीएसटी जो लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। ओके, इसका संग्रहालय कहां पर है? गोवा में है, जीएसटी का म्यूजियम। ओके, संविधान संशोधन ये 1 जुलाई 2016 को। अब ये संविधान संशोधन यहां पर 1 जुलाई 2016 क्यों लिखा हुआ है? असल में जो हमारा संविधान संशोधन था वो 101वां संविधान संशोधन 2016 वाला था, इस वजह से इसको यहां पर ऐसे करके लिखा गया है। एक ध्यान रखोगे 101वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी जब भी आपसे पूछा जाए। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन बनाए गए थे? अमिताभ बच्चन जी। अगर हम देखें 17 प्रकार के इसमें क्या है, ध्यान रखोगे, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल किए गए हैं। जैसे अगर आप पूछोगे कैसे भाई, है ना भाई, इसमें कैसे कैसे, अभी तो पहले और बता दूं, 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार इसमें शामिल हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमारे डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो आय पर लगते हैं, है ना भाई, आयकर पर लगते हैं, संपत्ति पर लगते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, या फिर जो संपत्ति कर हो गए, जो आय पर लगते हैं वे आयकर हो गए, जो संपत्ति पर लगते हैं वो संपत्ति कर हो गए। निगम कर व्यय का उपहार कर है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये जो निगम कर है वो व्यय कर एक उपहार कर है। अब आपको ये वाली लाइन बड़ी अजीब लग रही होगी, जो निगम कर होता है ना वो एक, ध्यान रखोगे, हमारे लिए उपहार कर होता है, उसको भी सरकार लगाती है, और ये डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, और ये है 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स जो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, वैट सेवा कर, ये इनडायरेक्ट टैक्स थे पहले, ये जीएसटी में शामिल कर दिए गए। डायरेक्ट से हमारा यहां कुछ नहीं लेना देना, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूं कि डायरेक्ट कर होते कैसे हैं। जो आय पर लगता है वो आयकर होता है, जो संपत्ति पर लगता है वो संपत्ति कर होता है, वो एक डायरेक्ट टैक्स होते हैं, वो हमें डायरेक्ट पे करने होते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारी तनख्वाह 2 लाख रुपए है,
है ना भाई, 2 लाख रुपए है। अब सरकार ने उसमें से कुछ आपका 8,000 रुपए कर काट लिया, तो वो है डायरेक्ट टैक्स। तो वो तो हो गया डायरेक्ट। जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो उत्पाद शुल्क हो गया ये भी एक होता है इनडायरेक्ट, सीमा शुल्क हो गया इनडायरेक्ट, वैट हो गया इनडायरेक्ट। इस प्रकार के 17 इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में शामिल कर दिया, यानी कि एक अप्रत्यक्ष कर में शामिल कर दिया, हमारा जीएसटी बना दिया इस प्रकार के 17 कर को मिलाकर। यह ध्यान रखना। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला कौन सा है भाई? असम हो जाता है। दूसरा राज्य जीएसटी लागू करने वाला बिहार है। और सबसे आखिर में किसने लागू किया? जम्मू एंड कश्मीर में। उस समय पर जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो ऐसे आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। उस समय पर तो यह राज्य था जब इसने लागू किया था अपने यहां। तो पहला राज्य जीएसटी को लागू करने वाला असम, दूसरा बिहार और आखिरी जम्मू कश्मीर। याद रखोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। साल 2000 आता है, ये देखते हैं जीएसटी की जड़ हमारे देश में कैसे शुरू हुई। फ्रांस में तो 1954 में शुरू हो गया था। हमारे देश में वाजपेयी सरकार के द्वारा जीएसटी की अवधारणा प्रस्तुत की गई तथा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। यानी कि हमारे देश में जीएसटी के जनक हैं कौन? वो हो जाएंगे, ध्यान रखोगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्लियर हो जाएगा? ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ खास ये मुद्दा उठा नहीं, बस उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ हम कुछ करेंगे ऐसा। फिर उनकी सरकार चली गई भैया, आपको पता है 2004 में। अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ? विजय केलकर समिति ने अप्रत्यक्ष करों पर टास्क फोर्स के हिस्से के रूप में 2003 में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर का प्रस्ताव दिया। तो विजय केलकर समिति ने 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय पर बोला था कि हम एक ऐसा कर बना सकते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में कह रहे थे। ओके, उस पर भी बात नहीं हुई आगे को, ठीक है भाई। अब जब भी वो भी ठंडे बस्ते में रखा रहा मामला। अब 2006 आया, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित करी और उन्होंने बोला ये जो 2006 वाला बजट था ना, इसमें जिक्र था, याद रखना 2006 का बजट जो आया था, याद रखोगे, जो 2006 और 7 के लिए था, इस बजट में जिक्र था कि हां हम जीएसटी लाने वाले हैं और उसको हम 1 अप्रैल 2010 तक ले आएंगे, ऐसा बोला था 2006 में पी चिदम्बरम ने। तो अपने बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा, यानी कि जीएसटी हम लागू कर देंगे, ऐसा बोला था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो वहां से चलती आ रही है कहानी और यहां पहुंच गई है, लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ, बस बोल रहे हैं कि हां करेंगे हम ऐसा। ठीक है। अब फिर भाई 2014 में मोदी सरकार आ गई, तो मोदी सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। तो 3 अगस्त 2016 को यह पारित कर दिया गया, इसमें राज्यसभा में। सबसे पहले यह राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में 5 दिन बाद 8 अगस्त 2016 को पारित हो गया, लोकसभा में भी। अब ध्यान रखो, राष्ट्रपति की जो इस पर मंजूरी आ गई है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राष्ट्रपति वो मिल गई थी 8 सितंबर 2016 को। अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है किसी भी बिल पर, तो वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। पहले वो बिल रहता है, बिल होके वो संसद के किसी सदन में पेश होता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा। वहां से पारित हो गया वो बिल, दूसरे सदन में पहुंचा, वहां से पारित हो गया वो बिल, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने अपने सिग्नेचर कर दिया, वो कानून बन गया। अब सरकार के ऊपर बात है कि उसे कब लागू करेगी। तो यहां पर ये कानून बन गया था 8 से, सरकार ने वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया, यानी कि थोड़ा समय लेकर लागू किया था ये सरकार ने। अब जब ये हमारा एक्ट बन गया, कानून बन गया, तो 3 नए अनुच्छेद इस जीएसटी के जरिए जोड़े गए हमारे संविधान में। आर्टिकल 246 ए, 269 ए, 279 ए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये 3 आर्टिकल जोड़े गए हैं और उसको लागू 1 जुलाई 2017 की आधी रात को कर दिया गया। अब देखो, अब जरा इसको देखते हैं थोड़ा सा। सिफारिश किसने करी थी? विजय केलकर समिति 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। कितने कर समाप्त हो गए इससे? 17 अप्रत्यक्ष कर जीएसटी बन गए। ठीक है भाई, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बना दिया। ठीक है, ओके। एक राष्ट्र एक प्रणाली पर आधारित है ये जीएसटी, समझ गए। तो सरकार ये बोलती है कि भाई एक देश एक कर, तो ऐसे करके प्रमोट किया इसको, बस और कुछ नहीं है। ठीक है भाई,
तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस ने 1954 में अपनाया था। भारत ने कनाडा के जीएसटी मॉडल को अपनाया है। कहां से? कनाडा के। ओके, 161वां देश बन गया लागू करने वाला भारत। ठीक है, जीएसटी अपनाने वाला यानी कि। ओके, वैसे तो 175 से ज्यादा देशों ने लागू कर रखा, लेकिन कुछ ने बंद भी कर दिया। राज्य विधानसभाओं में आर्टिकल 246A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब समझ में आया 246A क्यों जोड़ा गया था। ठीक है भाई, तो हमने अभी देखा 246A, 269A, 279A, 3 आर्टिकल जोड़े गए थे ना, मतलब 3 आर्टिकल में संशोधन किया गया था ना हमारे संविधान में, राइट बात है। तो ये जो 246A ये किस लिए था? राज्य विधानसभाओं में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार है, यानी कि जीएसटी की पावर संसद को है। यह बात बोली गई राज्य की विधानसभाओं से। राज्य की विधानसभाओं से यह बोली गई तुम चुप रहना, तुम कुछ नहीं कर सकते इस पर, जो करेगी केंद्र सरकार करेगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप जीएसटी के रूल रेगुलेशन बनाएगी, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। राज्य की विधानसभा से यह बोल दिया, समझ गए। तो राज्य की विधानसभाओं में 246A जोड़ा गया, और जिसमें कहा गया कि संसद जो हमारी केंद्र की है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद अपने आप रूल रेगुलेशन बनाएगी जीएसटी को लेकर और आईजीएसटी को लेकर, वो देखेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ठंडन गोपाल हो। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 269A क्यों जोड़ा गया है? केंद्र द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए जीएसटी में से राज्यों के हिस्से से संबंधित। तो ये जो 269A जोड़ा गया, इसमें यह बोला गया कि जो केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया है उसमें कितना राज्य का रहेगा हिस्सा और कितना केंद्र सरकार का रहेगा, ये इसलिए जोड़ा गया। ठीक है, अगला आ जाओ। फिर जीएसटी परिषद आती है 279A। 279A में इन्होंने क्या जोड़ दी? एक जीएसटी परिषद जोड़ दी। और जीएसटी परिषद में क्या होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, जीएसटी की चर्चा ये आपको पता है 279A, संग्रहण और बंटवारा। 269A में क्या है? अभी हम पीछे देख के आए हैं। 269 में ये है कि भाई कैसे कलेक्ट होगा टैक्स और कैसे राज्य और केंद्र सरकार में बटेगा, ये अभी हमने यहां पर ये देख लिया है 269A में। तो इस लाइन को बेशक यहां पर मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और 279A में है जीएसटी परिषद। अच्छा, आगे देखते हैं। 279A में क्या होगी? जीएसटी परिषद होगी। जीएसटी परिषद जो बनी थी वो किसकी सिफारिश पर बनी थी? वो असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर बनी है। तो हमारी जो सरकार ने 279A जीएसटी परिषद जोड़ी है, उसका किसने बोला था कि एक जीएसटी परिषद होनी चाहिए? तो वो बोला था असीम दास गुप्ता ने। इसलिए हमारी भारत सरकार ने 279A संशोधन कर दिया, यानी कि 279 में संशोधन करके उसमें ए पार्ट जोड़ दिया और बोल दिया हमारे पास एक जीएसटी परिषद भी होनी चाहिए। हमारे भाई साहब असीम दास गुप्ता कह रहे हैं, सरकार ने कर दिया काम। ओके, उसका पहला अध्यक्ष जीएसटी का कौन था? जो उस समय पर वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक खुद, ध्यान रखोगे कौन होता है? जो वित्त मंत्री होता है। तो उस समय पर अरुण जेटली बने थे। अभी कौन है? अभी तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अभी तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। ओके, अब इतनी बात हो गई जी हमारी। जीएसटी परिषद जुड़वा दी। किसने जुड़वा दी? असीम दास गुप्ता ने। उसके अध्यक्ष बना दिए गए पहले ये। अभी कौन है? अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। ओके, जीएसटी लागू हो गया विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर। ठीक है भाई, जो कभी विजय केलकर ने सोचा था जैसा 2003 में। ठीक है भाई। ओके, आर्टिकल 279A में क्या आ गई? वो आ गई हमारी जीएसटी परिषद। ओके भाई, 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से ये जोड़ दिया गया 279A, ये हमें पता है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। संरचना जीएसटी परिषद में क्या है? 33 सदस्य होते हैं, ये भी हमें पता चल गया। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी है जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? जो राज्य सरकार के मंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष होते हैं इसमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं इसमें, जो इसके सदस्य होते हैं। तो यानी कि जीएसटी
जिसमें संरचना जीएसटी में जीएसटी परिषद होती है 33 की, 33 लोग उसमें आते हैं और इसमें से जो अध्यक्ष है वो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो भी निर्मला सीतारमण जी है। उपाध्यक्ष इसमें राज्य सरकार के मंत्री मिलते हैं। सदस्य जो होते हैं इसके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के, ध्यान रखना, और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं जीएसटी परिषद में। ठीक है भाई। अच्छा जी, गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%। आप बोलोगे गणपूर्ति क्या है? जैसे लोकसभा में, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% आने बहुत जरूरी है बैठक के लिए, यहां पर 50% आने जरूरी है। यानी कि 33 सदस्यों में से 50% आने जरूरी है, तभी बैठक होगी जीएसटी परिषद की, वरना बैठक नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर गणपूर्ति 50% रखी गई है इसकी बैठक के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा आगे। अब क्या हुआ, जीएसटी हम यहां तक समझ गए, हमने एक एक चीज जान ली। ठीक है भाई, अब यहां तक हमारी एक एक चीज हो गई। अब जीएसटी आया है नए तरीके का 2.0। पहले जो जीएसटी में दर थी वो थी 0, 5, 12, 18, 28, ये थी। यानी कि सितंबर 2025 से पहले आपकी ये 5 दर थी, याद रखना, जीएसटी की। और जीएसटी के प्रकार कितने थे? जैसे कि सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार वाला, सेंट्रल जीएसटी, जैसे यूटी जीएसटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का जीएसटी, जैसे आप देखोगे एसजीएसटी यानी कि राज्य का, स्टेट जीएसटी, और एक था इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी के हो गए 4 प्रकार और 5 दर उस समय पर। लेकिन अब आ गया 2.0 सितंबर 2025 में, जीएसटी को अपडेट कर दिया सरकार ने। प्रकार तो आज भी ये 4 ही है, लेकिन दर खत्म कर दी। दर कौन कौन सी छोड़ी है? अब छोड़ी है 0, 5, ध्यान रखोगे 0, 5, 18, और ध्यान रखोगे 0, 5, 18 और 40, एक 40 नई दर जोड़ दे। ये दर आ गई है मार्केट में। 0 वो होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। तो पहले दर ये थी, अभी दर ये है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 12 और 28 को समाप्त कर दिया गया है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अब 0, 5, 18, 40 आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, डन। अब देखो ये जो बैठक हुई है, नई बैठक, वो क्या है? सितंबर 2025 में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े बदलाव पर सहमति बनी है। ठीक है, कब हुई है? सितंबर में। कौन सी भी हुई है? 56वीं। पेपर में पूछी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है भाई, नई दरें कौन कौन सी आई हैं और वो किस पर लगती हैं? जैसे 0 में तो वो आ जाते हैं, 0 में पहले भी और अब भी वो है जिन पर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। तो अभी 0 को तो हम नहीं गिनेंगे, तो 0 को तो हमने ये देख लिया कि 0 में तो वो आती है जिन पर नहीं लगेगा। 5% पर कौन आएंगी? 5% में दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं इस स्लैब में आती हैं, जैसे पनीर, घी, साबुन, शैंपू। ठीक है, वो 5% में आती हैं। सभी तरह की ब्रेड जैसे पराठा, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड पर जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन 5% स्लैब में कई खाद्य वस्तुएं शामिल हैं अभी भी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जैसे पनीर, घी, साबुन, शैंपू, कुछ पर हटा दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2,500 रुपए प्रति पीस तक के कपड़े को फुटवियर पर भी 5% टैक्स है। होटल के कमरे जिनकी कीमत 7500 प्रति दिन तक है, उन पर अब 5% जीएसटी लगता है, पहले 12% लगता था। यानी कि इसमें घटा है यहां पर मामला। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और मैं इसको पढ़ता हूं, देखो। दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं इस स्लैब में आती हैं, जैसे पनीर, घी, साबुन, शैंपू इसमें आते हैं। सभी तरीके के ब्रेड जैसे पराठा, रोटी, खाखरा, पिज्जा ब्रेड पर जीएसटी पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन 5% स्लैब में कई खाद्य वस्तुएं अभी भी शामिल हैं, जैसे 2500 प्रति पीस तक के कपड़े और फुटवियर पर, है ना भाई, ध्यान रखोगे 5% टैक्स अभी भी है। ऐसे जैसे आप जूते खरीदने जाते हो, 2500 से ऊपर के खरीदने जा रहे हो, तो 5% उस पर जीएसटी लगेगा अभी भी, ये ध्यान रखना। या फिर आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, जीन्स खरीदने जा रहे हो, शर्ट खरीदने जा रहे हो, तो 2500 से ऊपर की खरीदने जा रहे हो, 5% लगेगा।
होटल के कमरे जिनकी कीमत 7500 प्रति दिन है उन पर 5% जीएसटी लगता है, पहले 12% लगता था, यानी कि उस पर जीएसटी थोड़ी कम हुई है। ठीक है भाई, ओके। 18% स्लैब में क्या है, यह कई अन्य सामानों और सेवाओं पर मानक दर है। 500 से अधिक कीमत वाले खेल आयोजन के लिए टिकटों पर 18% कर लगता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यह कई अन्य सामानों पर लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मान के चलो, है ना भाई, जैसे मान के चलो आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो और 500 से अधिक का आपका एक क्रिकेट मैच का टिकट है, तो उस पे 18% जीएसटी लगेगा, तो क्रिकेट मैच का टिकट महंगा हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये एग्जांपल देकर समझाया हुआ यहां पे। 40% की एक नई विशेष दर जोड़ी गई है। अब ये किसके लिए जोड़ी गई है, जैसे तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, है ना भाई, ध्यान रखोगे, बड़ी कार और व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान, जैसे कोई प्राइवेट जेट हो गया, जैसे लग्जरी सामानों पर 40% की विशेष टैक्स दर रहेगी, यानी महंगी चीजों पर। एक तो तंबाकू, पान मसाला, इन पर 40% टैक्स है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और एक जैसे आप मान के चलो कोई बड़ी महंगी कार है या फिर प्राइवेट जेट है, उस पर 40% टैक्स। तो ये या तो बहुत ज्यादा तंबाकू वमाकू आप खा रहे हो, शराब बराब पी रहे हो, उस पर है 40%, या बहुत ज्यादा महंगी चीज खरीद रहे हो, उस पर है 40%। ठीक है, ओके, इतनी बात हमारी यहां तक डन हो गई। अब छूट पर आ जाते हैं 0% पर। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया, यानी कि वो 0% में आ गया है। कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी माफ कर दिया गया है, वो भी 0% में चला गया है। आप मानचित्र खरीदने जाते हो, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, अभ्यास बुक, नोटबुक, रबड़ जैसी कुछ शैक्षिक वस्तुओं पर भी जीएसटी 0 कर दिया गया है, तो ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी के प्रकार आ जाते हैं भाई देखने के लिए। अब जीएसटी की इतनी सारी हमने चीजें पढ़ी हैं। एसजीएसटी यानी कि राज्यों का जीएसटी, सीजीएसटी यानी कि सेंटर का जीएसटी, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड अंतरराज्य जीएसटी, और यूटीजीएसटी। अभी ये क्या है जीएसटी मैं आपको बताऊंगा, ये स्टेट वाले क्या है, राज्य वाले हैं क्या है, ये सब बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। ओके, जीएसटी नंबर में 15 अंकों का यूनिक कोड होता है, ये मैंने आपको समझा दिया एक एक पॉइंट। जीएसटी में क्या चीज शामिल नहीं है, जैसे मादक पेय पदार्थ नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, रियल एस्टेट इसमें नहीं है, बिजली भी जीएसटी में नहीं है। ठीक है भाई, इसको भी आप हटा दोगे, बिजली भी नहीं है ना भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्योंकि भाई बिजली पे तो सरकार क्या है, समय समय पर महंगी करती रहती है तो दिक्कत हो जाएगी, और किसी का भी मीटर कितना ही भी पहुंचा देती है सरकार, तो सरकार की कमाई नहीं हो पाएगी ना फिर, तो इसलिए बिजली को इसमें से अलग रखा है, शराब को बिल्कुल अलग रखा है। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, अब आ जाते हैं थ्रेशोल्ड सीमा, देखते हैं थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है। वह न्यूनतम राशि जहां से जीएसटी लगना शुरू होता है उसको थ्रेशोल्ड सीमा बोलते हैं जीएसटी में। 20 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप 20 लाख से ज्यादा का धंधा करते हैं साल भर में, आपका जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। ओके, अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध भी जीएसटी से ही है, तो अगर कभी खुदा ना खास्ता पेपर में अरविंद सुब्रमण्यम समिति आ जाए, विजय केलकर समिति के अलग हटके, जैसे विजय केलकर समिति आ गई वो तो ठीक ही है ऑप्शन में, अगर ये भी आ जाए कभी अरविंद सुब्रमण्यम समिति, ये भी समिति जीएसटी से ही संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, जीएसटी का भुगतान कैसे किया जा सकता है, ऑनलाइन कर सकते हो आप। ठीक है भाई, पोर्टल क्या है, वेबसाइट क्या है, www.gst.gov.in वेबसाइट, ध्यान रखना पिछली बार पूछी गई है। फ्रांस ने यह 1954 में जीएसटी वैट लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। कनाडा में जीएसटी 1 जनवरी 1991 को लागू किया गया था, और रूस में जीएसटी 1991 में लागू किया गया था। फ्रांस 1954, कनाडा 1991, दुनिया का दूसरा बड़ा देश रूस, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दोनों 1991 में लागू करा, खत्म। जो दुनिया के शुरू के 2 बड़े देश हैं उन्होंने 1991 में लागू कर दिया था अपने यहां पर। ठीक है, जीएसटी के लिए रिटर्न, अगर आपको जीएसटी वापस चाहिए तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्म भरोगे, जीएसटीआर 9 फॉर्म भरना होता है, जीएसटीआर 9। ठीक है, यहां तक हो गई जीएसटी की चीजें। अब देखो ध्यान से एक चीज सुनना, जैसे मान के चलो
जैसे मान के चलो आपने महाराष्ट्र में, मैंने शुरू में ही बता दिया था हालांकि ये आपको, लेकिन एक बार फिर बताता हूं। आपने महाराष्ट्र में, है ना, पप्पू ने कोई कुर्सी बनाई है, ठीक है भाई, ध्यान चल कर रखो। पप्पू ने कोई कुर्सी बनाई है, ठीक है भाई, और पप्पू ने वो चप्पू को बेच दी, चप्पू को बेच दी। अब कोई लप्पू गया चप्पू की दुकान पे कि मुझे भैया कुर्सी दे दो, तो पप्पू ने जो चप्पू को वो बेची थी वो 10,000 रुपए में बेच दी थी। अब चप्पू ने क्या काम करा, आगे लप्पू को 12,000 की बेची, तो यानी कि चप्पू को 2,000 का फायदा हो गया। अब सरकार बोली इस चप्पू से कि बेटा चप्पू, जो तूने 2,000 का फायदा कमाया है इसमें से 50% तो, ठीक है ध्यान रखोगे, 50% तो आपकी कौन सी वाली सरकार रख लेगी, महाराष्ट्र की सरकार, और 50% कौन सी रख लेगी, केंद्र की सरकार। ठीक है भाई, तो 50-50 दोनों का बट गया, यानी कि महाराष्ट्र के पास गया SGST यानी कि स्टेट GST, और केंद्र सरकार के पास गया CGST। ठीक है भाई, CGST। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे आप ध्यान, अब बोलोगे चप्पू, अब आप बोलोगे सर चप्पू के पास तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कि चप्पू को तो जो है वो 10,000 का ही बेचना पड़ गया आगे, है ना भाई, चप्पू को क्या फायदा हुआ, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अगर वो पप्पू से बल्क में सामान लेने जाएगा, यानी कि मान के चलो कोई कुर्सी वो 20 लेने जाएगा, तो पप्पू उसको सस्ते में दे देगा 20 कुर्सियां, तो वो जो उसने बीच में खा लिया वो फायदा हुआ है बस चप्पू को, ठीक है, और कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे लगता है 50% केंद्र सरकार लेगी, 50 राज्य सरकार ले गई है ना, और बीच में बचा हुआ सारा चप्पू के पास ही है, बस ऐसे होता है GST। अब यही चीज मान के चलो कोई यूपी का रहने वाला बंदा है, उसने महाराष्ट्र में माल बेच दिया, महाराष्ट्र में माल बेचा, और वो 10,000 का माल था और 12,000 में महाराष्ट्र में बेच दिया, तो यहां पर कौन सा GST लगेगा, यहां 2 राज्य हो गए, तो यहां लगता है IGST, इंटीग्रेटेड GST 50%, और 50% वही CGST केंद्र सरकार लेके चली जाएगी। समझ गए, क्लियर हो जाएगा। ये अंतरराज्य GST और ये वाला GST, ये अंतरराज्य जो GST है ना, ये अंतरराज्य GST केंद्र सरकार के ही पास जाता है, और CGST तो है ही केंद्र सरकार के पास। तो यहां पर जो बेचा गया है 2 राज्यों में, यहां IGST और CGST लगा है। जब राज्य में ही बेचा जा रहा था तो वहां SGST और CGST लग रहा, यानी CGST केंद्र सरकार तो आएगी फ्री में 50% खाने हर बार, वो तो 50% खाएगी, तुम चाहे राज्य से राज्य में बेचो चाहे राज्य में ही बेच लो, 50% केंद्र सरकार खाने जरूर आएगी तुम्हारा। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान के चलो दिल्ली का रहने वाला कोई बंदा, दिल्ली में ही सामान बेच दिया, उसमें 50% दिल्ली की सरकार को जाएगा, 50% चला जाएगा केंद्र की सरकार को, यानी कि CGST चला गया, और 50% यहां पर UT-GST लग गया, यानी कि केंद्र सरकार जो यूटी वाली सरकार है ना, यानी कि जो यूटी की सरकार है, दिल्ली की सरकार, 50% वो ले गई और 50 केंद्र सरकार लेकर चली गई। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब जैसे मान के चलो UT-GST लग गया, जैसे मान के चलो कोई महाराष्ट्र का रहने वाला बंदा दिल्ली में सामान बेचा, तो है तो अंतरराज्य ही ना, फिर भी यहां पर कौन सा लगेगा, IT-GST लगेगा, है ना, सॉरी IT नहीं, IGST और CGST लगेगा। केंद्र सरकार तो आएगी 50% खाने के लिए, और IGST में भी 50% केंद्र सरकार खा जाएगी, यानी दोनों टैक्स केंद्र सरकार खा गई है यहां पर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। तो अगर इस राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जा रहा है तो IGST और CGST लगेंगे, राज्य में ही बेचा जा रहा है तो ध्यान रखोगे सिर्फ SGST और CGST लगेंगे, ऐसे ध्यान रखना। यह है GST का कमाल, 50% हर एक में केंद्र सरकार ले जाती रहेगी, और IGST में भी केंद्र सरकार ही ले जाती है 50%, बस राज्य वाले को CGST वाले में ध्यान रखोगे SGST और CGST लगा हुआ है कहीं पे,
तो सीजीएसटी में तो 50% केंद्र सरकार का है, और एसजीएसटी में 50% मिल जाएगा बस राज्य सरकार को। और ऐसे ही यूटीजीएसटी वाले में केंद्र शासित प्रदेश को यूटीजीएसटी 50% मिल जाएगा। लेकिन हर एक में 50% लेकर जाएगी केंद्र सरकार। ये बहुत सिंपल सा गणित है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में मुझे आप आंसर बताना। जीएसटीआईएन में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर। जीएसटीआईएन के पहले 2 अंक आपको क्या दर्शाते हैं? जरा बताओ। पहले 2 अंक किसी राज्य का कोड दर्शाते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था। जीएसटीआईएन में पैन कितने अंक का होता है? 10 का होता है, और वो राज्य के कोड के बाद आता है। ओके, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो गए। 13वां अंक क्या दर्शाता है? जीएसटीआईएन में 13वां अंक क्या दर्शाता है? वो एक एंटिटी नंबर दर्शाता है कि एक पैन कार्ड पर एक राज्य में कितने, ध्यान रखोगे, एक पैन कार्ड पर एक राज्य में कितने, ध्यान रखोगे, जीएसटीआईएन नंबर रजिस्टर्ड है। अगर 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 दर्शाएगा, 3 है तो 3 दर्शाएगा। जीएसटीआईएन का 14वां सामान्य अंक क्या होता है? Z होता है, Z। 14वां डिफॉल्ट नंबर है, Z होता ही है। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। कब हो गया? 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया, ठीक है। बोलता है जीएसटी प्रकार का कर है। जीएसटी आपको कैसा कर देखने को मिल जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट। बोलते हैं जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। कितना सिंपल सी चीज है। जीएसटी में आईजीएसटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? जरा बताओ, क्या लगाओगे? आईजीएसटी वो क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना। इस राज्य से उस राज्य में माल बेचा जा रहा है तो इंटीग्रेटेड लगेगा। इस राज्य से उस केंद्र शासित प्रदेश में बेचा जा रहा है तो इंटीग्रेटेड लगेगा, है ना। इंटीग्रेटेड 50% इंटीग्रेटेड, 50% सीजीएसटी, और दोनों केंद्र सरकार ले जाएगी, ठीक है। अगर हम देखें जीएसटी में सीजीएसटी, ये किस प्रकार का होता है? जीएसटी में सीजीएसटी कैसा होता है? वो होता है केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ये 50% ले जाती है भैया। जीएसटी में एसजीएसटी किसके द्वारा लगाया जाता है? वो लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, राज्य सरकार के द्वारा 50% मिलता है राज्य सरकार को अपने यहां पर बेचे गए माल का। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? एक राष्ट्र एक कर है इसका मेन उद्देश्य। जीएसटी में यूटीजीएसटी कहां पर लागू होता है ना भाई? ये केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। जीएसटी से पहले कौन सा कर शामिल नहीं था? जीएसटी से पहले कौन सा कर शामिल नहीं था? जरा बताओ, क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें इसमें कौन सा नहीं है? जीएसटी में इनकम टैक्स नहीं आता। इसमें इनकम टैक्स तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है, याद रखना। बोलता है जीएसटी का पूरा नाम आपको क्या देखने को मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है भाई। क्या आपको देखने को मिल जाएगा? जीएसटी का पूरा नाम वो मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी वाले बच्चे। ये हो गया तुम्हारा पूरा जीएसटी। कुछ भी नहीं है जीएसटी में, इससे बाहर कोई एक लाइन नहीं पूछेगा, चाहे कितना हार्ड करके पूछ ले, कितना आसान पूछ ले। ये तुम्हारी क्लास खत्म।